मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा का क्या अजीब दौर है ना। पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसके साथ हमारे सदियों पुराने भावनात्मक रिश्ते हैं, इस समय धूं धूं करके जल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। चुने हुए राजनेताओं को घसीट घसीट कर मारा पीटा गया है। तमाम दलों से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ अपने अपने घरों को छोड़कर सेना की सुरक्षा में बंकरों में रहने के लिए मजबूर है। ऐसे हालात के बीच में निश्चित तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। इस अफरा तफरी के माहौल को लेकर हमारा चिंतित हो जाना भी स्वाभाविक है। हमें परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी संवेदनाएं नेपाल के साथ हैं, हमारी सद्भावनाएं नेपाल के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश में भी कुछ घटित हो रहा है। हम नेपाल के हालात पर आज बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने देश अर्थात भारत के हालात पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है नेपाल में हाहाकार, देश में सियासत गुलजार। क्यों हम इस विषय पर आए? हम विषय पर इसलिए आए हैं कि अचानक इस देश की राजनीति में सक्रिय कुछ राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए प्रवक्ता अपनी भावनाओं को नेपाल के हालात के साथ जोड़कर व्यक्त कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जैसा नेपाल में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। और इसके संदर्भ में अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति आ रही है। चाहे वह संजय राउत हो, हरीश रावत हो, या अनुमा आचार्य जैसे प्रवक्ता हों, या सुरेंद्र राजपूत जैसे सुधी प्रवक्ता हों, अपने अपनी तरीके से इसे व्यक्त कर रहे हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि वो देश के संदर्भ में किन चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल, भारत के सीमावर्ती देशों में वाकई हालात बड़े ही कष्टकारी रहे हैं। तमाम चुनी हुई सरकारों को वहां पर अपदस्थ होना पड़ा है। क्या भारत में भी हालात इतने ही विषम हैं, इतने ही विकट हैं? भारत, जिसने तकरीबन 3 दशक तक मिश्रित सरकारों को देखा, 1984-85 के दौर में स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद 1989 से लेकर 2009 तक इस देश में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट तौर पर नहीं चुना गया, अर्थात खंडित जनादेश आता था। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के आधार पर गठबंधन बनाते थे और उसके आधार पर देश चलाते थे। उस परिस्थिति में भी देश में कभी हालात ऐसे महसूस नहीं किए गए कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है, जनता के स्तर पर बड़ी निराशा है, जनता के स्तर पर बड़ा आक्रोश है। पर उन मिश्रित सरकारों से निराश देश ने 2014 में एक स्पष्ट राय जाहिर की, और राय जाहिर की भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उसके प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे नरेंद्र मोदी के प्रति। तो 2014 में स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार अस्तित्व में आई 3 दशक बाद। इसके बाद 2019 में भी ऐसा है, पर 2024 में एक बार फिर खंडित जनादेश के रूप में ही जनमत प्रकट हुआ। अब इस जनादेश को आए हुए महज साल भर का समय हुआ है। तो ये तमाम राजनेता देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जो नेपाल में हुआ ना, वो भारत में भी हो सकता है। इस पर अलग अलग टिप्पणियां हैं। ये वाकई आशंका है या अभिलाषा है, इस पर बात करने की जरूरत है। तो आशंका और अभिलाषा, इस अंतर पर ही आज हम बात करेंगे कि नेपाल में हाहाकार, देश में सियासत गुलजार। इस संजीदा विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में शांत प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। नेपाल के हालात को लेकर विपक्षी राजनेताओं के निशाने पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष पुरुष नरेंद्र मोदी। शांत प्रकाश जी क्या सोचते, जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी की सुधी प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ संबद्ध हैं, जिसका सार्वजनिक चेहरा संजय राउत है। संजय राउत मुखर होकर भारत के संदर्भ में अपनी आशंकाओं को व्यक्त कर रहे हैं। किशोर जी उनसे कितना ताल्लुक रखते हैं, कितनी सहमति रखते हैं, समझेंगे। और इन सबके बीच में देश विदेश के राजनीतिक हालात पर बेहद बारीक और सदी हुई निगाह रखने वाले हम सबके बेहद सम्माननीय श्रवणकर जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। वो इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं, जो हमें आधार भूमि देंगे इस विषय पर चर्चा को विस्तार देने के लिए। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है।
ये तानाशाही के खिलाफ सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में। पूरे हिंसक वातावरण को भारत में भी लाना चाहिए, इस प्रकार के टोन के साथ इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपने अपने बयान देने शुरू किए। उबाठा के प्रवक्ता और जो भांडुप के भूंगे हैं, जो अक्सर झूठ ही बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, वो सरकार को डराने धमकाने और नेपाल जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान जारी किया। यह अपने देश में बांग्लादेश और नेपाल या श्रीलंका की तरह हिंसा भड़काने का एक षड्यंत्र रचने का तो ये अलग अलग धारणाओं के साथ में राजनेता अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं। सुधा जी, नरेंद्र मोदी से आपकी पार्टी नाराज रहती है, मौजूदा सरकार से नाराज रहती है, कोशिश करते हैं जनता का समर्थन पाने की, उतना समर्थन अभी तक तो मिलता दिखा नहीं है। तो नेपाल की घटनाओं को भारत के साथ जोड़कर आप यहां की सरकार को आगाह कर रहे हैं या अपनी अभिलाषा को जाहिर कर रहे हैं? हमसे नहीं हटाया जा रहा, लोग ही सड़क पर आ जाए और हटा दें, इस अभिलाषा के साथ हो गए क्या? आशंका और अभिलाषा, इस अंतर को समझना चाहते हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, थोड़ा मदद कीजिए ना हमारी। जी हिमांशु जी नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा प्रणाम। परसेप्शन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात है। किसी भी चीज का ठीकरा फोड़ना और विपक्ष के सर पे लाके फोड़ दिया जाए और देश हित की बात करने वाले लोगों को बताया जाए कि हम कुछ और करना चाहते हैं, कितना अजब है। अगर सच में सरकार हमारी तानाशाह नहीं है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, फिर डरने की जरूरत है क्या? हमारे करने से क्या हो रहा है? दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह वहां पे गोदी मीडिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पे जिस तरह से जनता के हक हुकूक की बात नहीं हो रही थी और उन्हीं के विरोध में जो चीजें शुरू हुई थी, आज से नहीं, आप जानते महीनों से। अब जब यूट्यूब और सोशल मीडिया ही माध्यम बचेगा तो जनता किस तरह से अपनी बातों को करे, और जिस तरह से वहां पे जो नेताओं के बच्चे अपनी जिंदगी लाइफस्टाइल को जी रहे थे, उनको दिखा के जो टिकटॉक और जो यूट्यूब चैनल पे जो चीजें चल रही थी, आप भी जानते हैं कि वो चला कैसे। बहुत आसान है, और बात हम पे कौन लाद रहा है जो कभी स्वतंत्रता संग्राम में कभी खड़ा नहीं हुआ, जिसने कभी कोई प्रदर्शन विरोध का किया नहीं और जो स्वतंत्रता संग्राम में कभी रहा नहीं, वो हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हम चाहते हैं। अरे भाई, देश की सारी बागडोर आपके हाथ में है, दूसरे देशों के हाथों का खिलौना आप बने हुए, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी इधर कभी उधर, और आप हमसे कह रहे हैं। और हम जो कह रहे हैं अपने देश हित की बात कर रहे हैं। आपके हाथ में कमान है, आपके हाथ में देश की हर चीज होने के बाद आप प्रश्न विपक्ष से कर रहे हैं। विपक्ष इस देश के हित की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हम नेपाल जैसे हालत कैसे हो सकते हैं? सुधा जी, माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनुमा आचार्य, विंग कमांडर सेवानिवृत्त, ट्वीट कर रही हैं नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, वीडियो सबके बीच में। उन्होंने उस फुटेज को लगाया अपने ट्वीट में, वो साथ में लिख रही हैं, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। क्या कह रही हैं? यह आशंका जता रही हैं या अभिलाषा है? ऐसी बात कर रहे हैं, उस देश में हालात जिस तरह पैदा किए गए सरकार की तरह, क्या आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? क्या आप उस सरकार की तरफदारी कर रहे हैं जो जनता के हक और हुकूक की बात नहीं कर रही थी? आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। अगर हिमांशु जी आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं तो मैं उस बात पे बात करती हूँ। उस जनता के विरोध में, उस सरकार के विरोध में जनता खड़ी हुई है। बेरोजगारी और महंगाई और जिस तरह से युवाओं के हित में बात नहीं हो रही थी, बात तो नेपाल के सापेक्ष करेंगे ना आप, कि जो हम बात करेंगे नेपाल के लिए आप उसको भारत से जोड़ देंगे। भाई, उन्होंने तो भारत से जोड़ा। भारत में वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण है, ना समझ नहीं है हम लोग डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। और आपसे सवाल है इस बात को लेकर, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, कि क्या वाकई मानती है कि नेपाल में जैसी अराजक स्थितियां बनी है, नेपाल में जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरे हैं, भारत में वाकई वैसे हालात हैं? प्रश्न समझ गई मैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छे समझ गई। यही दिक्कत थी वहां की मीडिया के साथ।
कि जनता के हितों से दूर और सिर्फ दूसरों पे सवाल उठाने वाली बातें। हिमांशु जी, पहली और आखिरी बात कहूंगी, बहुत जरूरी है कि विपक्ष के हाथ में ना तो सेना है, विपक्ष के हाथ में तो कोई चीज ऐसी है जिससे हम सरकार में कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, और हमारे प्रश्न के खड़ा करने पे ऐसे प्रश्न उत्तर उठ रहे हैं, लेकिन हक, हुकूक, पुलिसिया रवैया, तानाशाही की बात ही नहीं हो रही है। वो अराजक स्थिति देश में ना आए, इसी के लिए आगाह किया जा रहा है ना। तो आपको उसको मानने में दिक्कत है क्या? अगर आप कहते हैं किसी वैश्विक, किसी और देश का हाथ है, तो देश के हाथ का खिलौना बनना कौन चाहता है? कभी देश की मीडिया कहती है कि अमेरिका डर रहा है, कभी कहती है जिनपिंग डर रहे हैं। ये करता कौन है? हम लोग करने आते हैं। आपने मीडिया के चैनलों पे जिस तरह देखा है रुदाली होते हुए, कभी चीन के पक्ष में, कभी अमेरिका के पक्ष में, दोनों से वैश्विक हमारे संबंध एक ऐसे होने चाहिए जिससे हमारे देश का भला हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विटर के एक मैसेज को ट्वीट करने पे लोग तुरंत अमेरिका की तरफ और इधर की तरफ होते हैं। ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? क्या विदेश नीति हमारे हाथ में है? क्या विदेश मंत्रालय हमारे हाथ में है? क्या एनआई के ट्वीट हम कर रहे हैं क्या? ये हम कर रहे हैं। हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जीएसटी मतलब कोई चीज 4 रुपए महंगी थी, उसको 8 कर दिया, और 6 करके अपनी वाहवाही करने वाली सरकार, और कह रही है कि हमने तो कम कर दिया। जीएसटी वसूला आपने, 8 साल लोगों की खून चूस लिए, और अब कह रहे हैं हमने किया, बदलाव की जरूरत है। जीएसटी आप लाए, उस समय कहा गया कि इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने नहीं माना। तो हिमांशु जी, इस देश के हित में बात करना देश के साथ अराजक स्थिति पैदा करना नहीं होता है। देश के हित में बात करना का मतलब होता है कि हमारे देश में ऐसी स्थितियां ना हो, उसके लिए सरकार तैयार रहे। इसका मतलब ये नहीं है चीन से, अमेरिका से संबंध हमारे प्रधानमंत्री जी बना और बिगाड़ रहे हैं। हम नहीं बना बिगाड़ रहे हैं। 50% टैरिफ लेकर चल रहा है, और वही अमेरिका फिर कह रहा है यूरोपियन देशों से कि हम पे 100% टैक्स लगाया जाए। ये तो पता होगा ना आप लोगों को। और हम करते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान इस देश की सरकार पहुंचा रही है। प्रश्न उनसे किया जाए, उनसे कहा जाए कि वैश्विक धरातल पे अपने पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश में ना होने पाए, इसलिए जनता के हितों, जनता के प्रश्नों और जनता की चीजों को उठाया जाए। ये कहना कोई बुरा है क्या? क्या आप पांचों में से कोई इस बात को नकारेगा कि हमारे देश में ऐसी स्थिति ना हो, सरकार उसके लिए अवेयर रहे? क्या कोई ऐसा है जो कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? सब एक मत से कहेंगे, लेकिन आपको एक नरेशन क्रिएट करना है, आपको परसेप्शन बनाना है कि विपक्ष के लोग, मुझे नरेशन नहीं बनाना है सुधा जी, माफी के साथ चाहूंगा, थोड़ा समझाना चाहूंगा। नेपाल में जो अराजकता बनी है ना, वो सत्ता विरोधी नहीं बनी है, वो राजनेता विरोधी बनी है। घर केवल केपी ओली का नहीं फूका गया है, केवल देवबा का नहीं फूका गया है, विरोधी दल के नेता प्रचंड का भी घर फूक दिया गया है। अगर कांग्रेस के सुधी प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के सुधी प्रवक्ता, यहां तक कि भाजपा के प्रवक्ता टीएमसी के संदर्भ में इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, तो एक कमाल का शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, इस बस्ती में अपना मकान ही थोड़ी है। इस संदर्भ में कुछ चिंता है कि नहीं? बड़ी अभिलाषा दिखाई दे रही है कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जाए। आपका प्रश्न मुझसे है जी? नहीं, आपके प्रश्न से लग रहा है कि आपकी अभिलाषा ऐसी है, आप चाहते हैं इस देश में ऐसा क्रिएट करना। हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के, हमारे अपनों के खून इस जमीन में मिले हुए हैं, जिसने इस देश की स्वतंत्रता में अपना सब कुछ लगा दिया है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप चाहते होंगे, क्योंकि जनता के हित में अगर प्रश्न हम कर रहे हैं तो आप ऐसा नरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद आप चाहते हो, उस पर आके प्रश्न पूछ रहे हैं। विपक्ष नहीं चाहता है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ट्वीट कर रही हैं, ऐसे ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। आपको लग रहा है कि चाहते हैं हमें? वाकई सुधा जी करना कब से हो गया है? अरे आपके हाथ में सरकार, मीडिया, सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ व्यवस्थित रखिए ना। गजब बात है। करना धरना कुछ नहीं है, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने के लिए करना धरना कुछ नहीं है, दूसरों पर ठीकरा फोड़ना है। शांत प्रकाश जी मेरे साथ में है। क्या हो गया शांत प्रकाश जी? सब लोगों को, आप लोगों को, सब अपनी दूसरी जगह संभावनाएं देख रहे हैं। देश के संदर्भ में विपक्ष आशंकाएं जाहिर कर रहा है, और आपकी पार्टी के नेता हैं वो बंगाल में युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, नेपाल के युवाओं से प्रेरित हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी को हम तो हरा नहीं पा रहे, आप ही लोग कर दीजिए। चाह क्या रहे देश में आप लोग? देखिए, जिस तरीके से नेपाल में हालात हुए, इससे पहले बांग्लादेश में हालात हुए, और उससे पहले जो है श्रीलंका में भी ये जो है स्थितियां पैदा हुई, और उसके बाद में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। उन सबके पीछे एक मोटिव जो था वो महंगाई, भ्रष्टाचार और
नौकरी की कमी, इस प्रकार के विषयों को लेकर के युवाओं ने वहां पर जो मूवमेंट चलाया, अब उसके पीछे जो भी ताकतें रहीं, मगर वो चले और उन्होंने सत्ताएं परिवर्तन की वहां की। मगर उससे पहले 2014 से पहले भारत में भी ये स्थिति हो चुकी है। अन्ना हजारे उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कांग्रेस और उस वक्त की ये जो इंडिया अलायंस की जो हमारी जो गठबंधन है, यूपीए, इसके खिलाफ जो है एक पूरा मुहिम चला, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के। और उस वक्त जो पूरा देश जो है सड़कों पर था, उसकी स्थिति को भी आप यूं मान करके चलें कि वही स्थितियां भारत में भी हुई थी। मगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर उस वक्त में इन सारी चीजों पर नियंत्रण भी हुआ और चुनाव के बाद में उन लोगों को सजा या यूं समझ लें कि उनको हटा भी दिया गया और दूसरी सरकार आई। अब 11 वर्ष हो गए, दूसरी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और तमाम तरीके के जो हमारे वो लोग जिनको उस वक्त में लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता ने महरूम किया सत्ता से, आज वो लोग इस प्रकार के शॉर्ट प्रोग्राम सोच रहे हैं कि इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाए और भारत में भी इस प्रकार से तख्ता पलट हो। तो मैं समझता हूं कि शायद इतने बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की बयानबाजियां जो है वो केवल ध्यान आकर्षण करने तक है, क्योंकि इस प्रकार किसी की ट्वीट करने से या किसी प्रकार की जो है ना बात कह देने से, बयानबाजी करने से ये चीजें नहीं होने वाली जो पड़ोसी मुल्कों में हुई हैं। अब वो बेशक से जिसने भी किसी ने भी बयान दिए हैं, वो केवल जो है अपनी एक मंशा कि भाई ऐसा हो, मतलब कह दिया, मगर इनफैक्ट क्या कि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है, चूंकि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी को भी हटाने का और उसको नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कब तक ढाल बनाएंगे अपने आप को? 2014 से लेकर 2025 के बीच में विपक्षी नेता जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों के निशाने पर है, क्या आपको नहीं लगता है? उसके चलते ही आवाजें आ रही हैं। अब व्यक्ति के संदर्भ में छोटे छोटे ट्वीट या पोस्ट पर लोगों को पकड़ लिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर चिंताएं हैं? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि नेपाल से आप भी प्रेरित हो रहे हो उन राज्यों में ऐसा कुछ कराने के लिए जहां आप जनादेश प्राप्त नहीं कर पा रहे? खासतौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आपके नेताजी ट्वीट कर रहे हैं, अरे कुछ देखो, प्रेरित हो नेपाल के युवाओं से। क्या कहते हो शांत प्रकाश जी? दल हित में देश हित को बिल्कुल ही तिलांजलि देने पर आमादा हैं क्या? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको हिमांशु जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव में हमारे देश के जो नागरिक हैं वो अपनी शक्ति का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं और उसमें किसको मौका देना है आगे सरकार चलाने का, ये व्यवस्थित रूप से ही जो है ना ये रहा है। हाँ, कुछ लोग इस प्रकार के अराजक वातावरण पैदा करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए गए उन लोगों के द्वारा, जैसे किसान मूवमेंट जो है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में तांडव हुआ, पूर्वी दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, पूरे देश को अराजक बना करके रख दिया गया। कोशिशें हुई, मगर सरकार ने और सरकार के जो हमारे जो व्यवस्था है उसने उन सब चीजों के ऊपर नियंत्रण पाया। नहीं, माफ कीजिएगा शांत प्रकाश जी, आपके खिलाफ आवाज उठेगी तो उसको इसी रूप में व्यक्त करेंगे। अराजक तत्व, उस किसान आंदोलन को स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का सार्वजनिक ऐलान किया। यह माना स्वयं अव्यक्ति में कि हम समझाने में कामयाब नहीं हुए। आज आप फिर से वही कहानी कह रहे हैं, अराजक लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर यह किया। वाकई ऐसा है। और आप जिस लोकतंत्र की चुनाव के आधार पर दुहाई दे रहे हैं, आपके संदर्भ में तो आरोप ही इस बात का है कि आपने चुनाव आयोग को ही कैप्चर कर लिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संदर्भ में एक निष्पक्ष कमेटी जिसमें मुख्य न्यायाधीश हों, देश के प्रधानमंत्री हों। आपने तो कानून बदल दिया, मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर कर दिया, और जो चुनाव आयुक्त हैं उनको किसी भी कार्य के संदर्भ में भविष्य में दोषी ना ठहराया जाए, इसका भी कानून बना दिया।
क्या कहते हैं आप? आने वाले समय के लिए खतरा नहीं है? लोगों में अविश्वास नहीं बढ़ेगा? शांत प्रकाश जी, कुछ चिंताएं हैं? हाँ, मैं बताऊँ ना हिमांशु जी, देखिए, आपने कहा कि किसान आंदोलन जो 3 बिल थे वो सरकार ने वापस ले लिए, वो ब्लैकमेल करके लिए। इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को बंधक बना दिया था, वो ब्लैकमेल किया इन्होंने। और आपको मालूम है जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो अराजक तत्व ही थे। खुद उस किसान आंदोलन के मूवमेंट में जो लोग लगे हुए थे। मैं बहुत माफी के साथ आपसे सवाल करना चाहता हूं शांत प्रकाश जी। हाँ, वाकई जिम्मेदारी के साथ ये बात और ये टिप्पणी कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल था? मतलब हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है? ये भाजपा के सुधी प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं कार्यक्रम में ब्लैकमेल हो गए नरेंद्र मोदी, ये बता रहे हैं आप हमें? बिल्कुल बता रहा हूं, देश में जो हालात पैदा कर दी। मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, यहां से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पर आप 1 साल तक इस कदर जो है यहाँ पर आप पूरा रास्ता पूरा जाम करके रख दिया, जो हालात पैदा कर दिए हैं, इसको अराजकता नहीं कहेंगे? किस तरीके से आपने तांडव किया जो है लाल किले के ऊपर। तो आपकी ये धारणा शांत प्रकाश जी जेपी आंदोलन को लेकर भी है ना? उन्होंने भी सब कुछ ठप करा दिया था। संपूर्ण क्रांति के आह्वान को लेकर भी आप इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं? सत्ता में बैठी हुई आवाजें जन आंदोलन को इसी दृष्टि से देखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो आंदोलन गलत सोच के साथ शुरू हुए और गलत सोच जिन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया, उन्होंने क्या कहा? आपने देखा योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि हमने समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछाई थी। खुद उसने स्वीकार किया। खुद जो राकेश टिकैत ने कहा कि हमने चुनाव के लिए ये पिच बिछाई थी और वो जो है पिच जो है उस पर वो खेल नहीं पाए। आप क्या बात कर रहे हो? आप उस अराजक मूवमेंट को आप किसान आंदोलन कह रहे हो? इसने तो शर्मसार कर दिया किसानों को। और जिस तरीके से आपने हम तो मानते थे भाई, माफ कीजिएगा शांत प्रकाश जी, कि नरेंद्र मोदी बड़े दमखम वाले नेता हैं, मजबूत नेता, मजबूत देश बनाएगा। आप बता रहे हैं कि हमारे नेताजी ब्लैकमेल हो गए, ये आपका कहना है। हमने तो इस दृष्टि से नहीं, हमने तो यही माना कि जन भावनाओं का सम्मान सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसलिए बिल वापस लिए गए। आप इस नजरिए के साथ हैं, आपका नजरिया, श्रवण जी इस पर टिप्पणी देंगे। लेकिन मैं आना चाहता हूं किशोर तिवारी जी आपके पास, क्या कहते हैं आप? किस अभिलाषा के साथ है इस समय विपक्ष के नेता? जनविश्वास नहीं जीत पा रहे तो अराजकता के रास्ते से सत्ता में आने की बाट जोर है। देखो डॉक्टर साहब, आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही, लेकिन आपको मैं ये चर्चा में देख रहा हूं तो आपको जिस प्रकार की टिप्पणियां फिर संजय राउत ने की और अनिमानी आचार्य ने की, उससे तुम आहत भी लग रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आंदोलन देखते हैं और जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, तो मैं पाकिस्तान से चालू करूंगा जी। पाकिस्तान लो, अफगानिस्तान लो, या फिर नीचे उतरो तो श्रीलंका लो, बांग्लादेश लो, उधर बर्मा लो जहां चल रहा है, और नेपाल में अभी हुआ है। तो क्या क्या प्रमुख बातें थी? मुझे श्रवण गर्ग जी को देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि श्रवण गर्ग जी भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा लगा मुझे। लेकिन है ना, ये टिप्पणियां वगैरह करने वाले लोग चर्चा में बनने के लिए करते हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन श्रवण गर्ग जी, एक बात मैं तुमको पूछना चाहता हूं कि ये पूरे देशों के अंदर एक भ्रष्टाचार मुद्दा था। उच्च पदों पे बैठे वाले लोग, राजनेता नौकरशाहों के साथ मिलकर और पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं, ऐसा मैसेज गया था। और एक मैसेज ये भी था कि डीप स्टेट या सुपर पावर जो है वो लोग भी यहां इनको अस्थिर कर रही है। तो मुझे लगता है भारत के अंदर, डॉक्टर हिमांशु जी, मैं किसान नेता हूं, किसान बड़े विपन्नावस्था में, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अब KG1 KG2 की लाख लाख रुपए फी है, दवाखानों में सरकार से 5 लाख रुपए लेने के बाद भी
कितना भी बिल बना सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं देखिए, एयरपोर्ट, सारे पोर्ट, रेलवे, परिवहन, रक्षा, यह सब चीजें, सारी सेवाएं हम पूंजीपतियों को दे रहे। तो ये आक्रोश कहीं व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने गलतियां की, लोगों ने उनको बदल दिया। कांग्रेस पे भी यही आरोप था कि नेता के बच्चे करोड़ों रुपए कमाते हैं। कोई भी नेता आ जाए, फिर वो सांसद रहे या विधायक रहे, 1000-1500 करोड़ की संपत्ति यूं ही हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता ये पैसे आते कहां से है। और जो नेताओं ने टिप्पणियां की, वो नेताओं पे भी आरोप थे कि वो भी अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन मैंने कांग्रेस का तजुर्बा लिया, मैंने उनसे किसानों का नरसंहार देखा। अभी मैं बीजेपी की नीतियों को बहुत अच्छे से देख रहा हूं। भारत के अंदर जो परिस्थितियां 11 साल में बनी है, देखिए मैं आपको बताता हूं, छोटे छोटे, आपने अपनी हेडलाइन में बताया रायपुर एयरपोर्ट। अरे रायपुर एयरपोर्ट में अगर प्लेन टच भी हो जाए तो 1800 रुपए ले लेते। मुझे बताइए ये पूरी व्यवस्था कौन है? रस्तों को सारा बीओटी पे कर दिया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये सब व्यवस्था में भारत में यह संतोष भी है और राजनेताओं ने सुधर जाना चाहिए। नौकरशाहों ने, राजनेता, कंट्रैक्टर, ये जो माफिया लोगों की गैंग बनी है, उन्होंने भी सुधर जाना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा कोई लाते मारेगा, बाद में साड़ियां न पहनना, क्योंकि साड़ियों में भागने में दिक्कत जाती है, तो पैंट पहनना, ये सब टिप्पणियां अवैध। हमने जिस प्रकार की व्यवस्था साउथ ईस्ट एशिया के इन 6-7 देशों में हुई है, जो हमारे से इनकी सीमाएं लगी हुई है, वहां पर अमेरिका और चीन का जो दबदबा बढ़ गया है, और कहीं तो कह रहे कि अस्थिरता लाने वाले भी वही है। तो ये सब हमारे लिए चिंता का विषय है। सबसे बड़ी मुझे चिंता लगती है कि सारी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। और मैं उन लोगों को देखता हूं जो व्यवस्था से हताश होकर बैठे हैं। अरे यूपीएससी के सीटें भी यही ले जाते, आईएएस अधिकारी भी यही बनते। मुझे बताइए ये कितना बड़ा भारत में सिस्टम फेल्यूअर है। देखो, मोदी जी चारित्र के अच्छे हैं, कर उनको रिपीट किया गया, लेकिन मोदी जी से भी हमको पूंजीपतियों से के नियंत्रण से भारत को आम जनता के पास सत्ता और संसाधन जाए, संपत्ति जाए, ऐसा लगता था, पर मोदी जी से नहीं हुआ। मैं ये बड़े किशोर जी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने काफी विस्तार से कारणों की विवेचना की। आप आगा किसको करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को करना चाहते हैं, मोदी जी को करना चाहते हैं, या आप आगा सारे राजनीतिक दलों को करना चाहते हैं? नेपाल से भारत में तमाम विपक्षी दल बड़े उत्साहित होकर आह्वान करते हुए से लग रहा है यहां भी कर डालो। क्या आपको नहीं लगता है कि सभी के हाथ मैले हैं? अगर हाथ धोने की जरूरत है तो सभी को है। इनको लग रहा है कि हाथ केवल हमारी सुविधा के अनुसार धुलाए जाएंगे। जनता जब सड़क पर आएगी तो बस इन्हीं को ही धोएगी, हम बच जाएंगे। क्या कहते हो किशोर जी? नहीं, मैं हिमांशु जी बोलता हूं, श्रवण गर्ग जी मेरे से इस बात से डिफर कर जाएंगे। तो उनका वो ये जो बंच है, ये सारा का सारा बंच, ये पूरा बंच भूमध्य सागर में डाल दिया जाए तो भारत में आशा का किरण निर्माण हो सकता है। ये मेरी बात है। हम तो अभी हमारी बारी तो हम खेल चुके। हमने अब जितना सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट बोलना था और स्पष्टता से रहना था, उतना हम रहे। लेकिन जैसी व्यवस्था देख रहे, देखो 11 साल पहले जो कांग्रेस में बहुत करप्ट है बोलकर बीजेपी जिनके खिलाफ में आक्रोश फैलाती थी, मुझे दुख होता है कि वही लोग बीजेपी में सीएम पद पे है, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद पे है। तो हमने केवल कांग्रेस से बीजेपी पे ले आए, पार्टी विद डिफरेंस से ले आए। लेकिन भारत में आज की परिस्थितियों में जितने संसाधन यह
कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं और सरकार में राजनेता इतने विवेक है, फिर पार्टियां कोई भी रहे, पार्टियां कोई भी रहे, तो किशोर जी तो स्पष्ट तौर पे आशंका या अंदेशा ही जाहिर कर रहे हैं। उसमें अभिलाषा नहीं है, चेतावनी है, चिंता है। पर श्रवण जी, आप क्या देख पा रहे हैं? वाकई भारत के संदर्भ में पड़ोसी मुल्कों के घटनाक्रम को देखकर चिंतित होने की जरूरत है, चेतना लाने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। हिमांशु जी, देखिए, मैं 1974 के जयप्रकाश जी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया मैंने जी। वर्कर था उस समय में, और आरएसएस और बीजेपी नहीं थी, जनसंघ था उस समय, उसके लोग सक्रियता से जुड़े हुए थे। और जेपी का वो जो कॉल था पुलिस को और सेना को कि सरकार के गलत निर्णयों को वो नहीं माने, शांत प्रकाश जी को सुनकर शर्म से जमीन में गड़ रहा हूं और अपमानित महसूस कर रहा हूं। और इनके कहे को पंजाब हरियाणा के सारे किसान जो बाढ़ से जूझ रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहिए इनकी एक एक लाइन को। इन्होंने जो अपमान किया है, किसान आंदोलन अराजक तत्व, ब्लैकमेल, किसानों को शर्मसार कर दिया आंदोलन ने। 750 किसानों की मौत जो हुई है, बहुत ही शर्म आ रही है। मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा हूं इस उम्र में और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं। इस उम्र में 80 साल का होने आया और इतने जीवन के बाद एक शांत प्रकाश नाम के आदमी देश को ज्ञान दे रहे हैं कि किसान आंदोलन अराजक थे। ये देश के हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए इन्होंने जो कहा है, और पंजाब के पूरे किसानों तक पहुंचनी चाहिए इनकी बात। आपके मूल सवाल पे आता हूं। मेरा ये कहना है कि आपने पूछा कि यहां जो हो रहा है या जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं, विपक्ष के नेताओं से सहमत नहीं कि हमारे यहां भी नेपाल जैसा हो, सहमत नहीं। पर इसका दूसरा पक्ष है कि क्या स्थितियां नेपाल से बेहतर हैं? तो मैं कहूंगा कि नेपाल से स्थितियां ज्यादा खराब हैं। करप्शन रैंपेंट है, विपक्ष के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, एजेंसियां लगाई जा रही, मीडिया को प्रतिबंधित किया जा रहा है। करोड़ों बच्चों, 6.5-7 करोड़ बच्चों की परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होते हैं, नीट जैसी परीक्षा में घपले होते हैं, करोड़ों लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, व्यापम जैसे घोटाले में 50 से ज्यादा लोग मर जाते हैं और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो ये जो नागरिकों के साथ, छात्रों के साथ, मीडिया के साथ जो अन्याय है, विपक्ष के साथ जो है, जो आरोप नेपाल के बच्चों का है कि विपक्ष के जो सत्तारूढ़ दल के जो राजनेता हैं उनके बच्चे किस तरह से अय्याशी कर रहे हैं। अंकिता भंडारी का केस है उत्तराखंड का, उसके साथ जो हुआ था, किसने किया था? तो इसलिए परिस्थितियां खराब हो सकती है नेपाल से ज्यादा, पर चूंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, प्रजातंत्र हैं, हमारे यहाँ इस तरह की चीजें बुरी से बुरी स्थितियों में भी नहीं होती हैं। तो इसलिए मैं ये अनुमा आचार्य जी के ने जो ट्वीट किया उसकी तो घोर आलोचना करता हूं और
कटु आलोचना करता हूं कि वो एक महिला हैं और एक महिला वित्त मंत्री को निशाने पर लेकर इस तरह की बात कहना बहुत ही, और वो चूंकि एयरफोर्स में रही हैं और बहुत ही अनुशासन जहां होता है तो उसका मुझे तकलीफ है। पर हमारे यहाँ नहीं होगा हिमांशु जी, आप निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ताएं बदली जाती हैं। और आपने ये कहा कि विपक्ष के नेताओं को भी वहां निशाने पर लिया गया। आपने प्रचंड जी का उदाहरण दिया। प्रचंड को विपक्ष का नेता नहीं मानते हैं, वो सत्तारूढ़ दल का नेता मानते हैं। पूरी की पूरी सत्ताएं अगर आप देखें, जो 5 मुख्य प्रधानमंत्रियों के साथ जो हुआ, खनाल के साथ, थापा के साथ, राणा के साथ, प्रचंड के साथ, ओली के साथ, ये पिछले 17 सालों में राजशाही खत्म होने के बाद पूरा का पूरा सत्यानाश इन्हीं लोगों ने किया, अपनी ही पार्टियों का किया। ओली जी ने अपनी ही पार्टी को समाप्त कर दिया। वहां पूरी तरह से जितने प्रतिद्वंदी थे उन सबको खत्म कर दिया। प्रचंड ने भी वही की। इसलिए हमारे यहाँ उस तरह की स्थितियां नहीं है, न विपक्ष में है न सत्तारूढ़ दल में है। और इसलिए मैं वो देखता नहीं हूं कि वैसा हमारे यहाँ होगा, होना भी नहीं चाहिए। पर मैं परिस्थितियां में मानता हूं कि वो उस तरह की हैं। नागरिकों में, छात्रों का आंदोलन था, आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की हमारे यहाँ बात हो रही है। निशिकांत दुबे जी की रिपोर्ट जो पेश हुई है जी, उसमें सोशल मीडिया पर और मीडिया पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने के लिए मीडिया को नियंत्रित करना, रेगुलेट करना जरूरी है। ये जो कोशिशें हैं ये बताती हैं कि हाँ, जो सोच जो है सत्तारूढ़ दल का, वो नेपाल जैसी घटनाओं से, बांग्लादेश जैसी घटनाओं से, श्रीलंका से कुछ सीखने का है, कुछ समझने का है, कुछ सुधार करने का है, कि उनकी कंडेम करने का है। जो सम्राट चौधरी ने जिस तरह की टिप्पणी की बिहार में नेपाल को लेकर, बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी जिसको कहना चाहिए। तो मैं आपके सवाल का मैंने जवाब दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। और मैं राउत जी के बयान से या हनुमा आचार्य जी के बयान से या तेजस्वी जी के बयान से बिल्कुल अपने आप को सहमत नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोकतंत्र रहा है। तो कुल मिलाकर हम श्रवण जी के बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो हालात को लेकर नाखुशी है, विषमताओं को लेकर आक्रोश है, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा देख पाते हैं और विपक्ष की इस अभिलाषा के साथ श्रवण जी अपने को खड़ा नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार की टिप्पणी आ रही है। मैं वापस लौटता हूं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कुछ मन बदला आपका इतनी चर्चा के बाद? आपदा में अवसर तलाशने से बचना चाहिए जब बात दल हित नहीं देश हित की हो। क्या आपको नहीं लगता है जिस संजीदगी का परिचय विपक्ष को देना चाहिए, सत्तारूढ़ दल को चेताना चाहिए, ना कि अराजकता के संदर्भ में आह्वान करते हुए दिखना चाहिए? क्या कहती है सुधा जी? अभी भी आप अपनी बात पर कायम है या आपको लगता है कि नहीं, इस समय संजीदगी की जरूरत है, चेतने की जरूरत है और हर एक को सुधरने की जरूरत है? जी हिमांशु जी, बहुत आभार, आपका प्रश्न मुझ तक पहुंचा और बहुत बहुत शुक्रिया। आज पैनल में 2 चीजें हुई मेरे साथ कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने बड़े पत्रकार के साथ, जो बहुत ही, जिन्होंने देश के लिए और पत्रकारिता में बहुत बड़े प्रतिमान सेट किए हैं, उनके साथ में बैठने का मौका मिला, उसके लिए आभार आपका। लेकिन मैं उतना ही शर्मिंदा हूं आज, आपने शांत प्रकाश जी को एक बार नहीं रोका और वो लगातार बोलते रहे। किसान की बेटी हूं और मैं जानती हूं, जमीन से जुड़ी हूं, अध्यापिका हूं, जमीन पे चलती हूं और जमीन पे ही जानती हूं। और मैं जब पढ़ाती हूं, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पिछले 7 सालों में ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में जिसमें हमारे बच्चों को सिलेक्शन मिला हो। आप लोग कहते हैं ना कि बड़ा आसान सा है कि विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए। श्रवण जी पत्रकार हैं और जहां वो खड़े हैं उनको वहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस विचारधारा से मैं आती हूं, जहां पे सारे गलतियों का ठीकरा नेहरू जी या कांग्रेस पे फोड़ने वाली सरकार, जो अपने 11 वर्ष की सत्ता में ये तय नहीं कर पाई है
कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने जाएंगे 4 लेयर सिक्योरिटी लेके, जहां पे 7200 पुलिस फोर्स लग जाएगी, 2200 आपके आईपीएस लग जाएंगे और पीपीएस की संख्या कितनी होगी 82। यही तो देश है ना। आप किससे मिलने बाढ़ प्रभावित में जा रहे हैं? वहां पे कौन सा देश में आपको कुछ हो जाएगा? लेकिन नहीं, ये प्रश्न है कि राहुल गांधी जब अकेले घूमते हैं तो वो क्यों घूमते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बहुत गरीब हैं, गरीब घर से आते हैं। ये हम सुनते रहे और समझते रहे, और ये हर व्यक्ति गरीब ये सोचता रहे कि अगर ये व्यक्ति गरीब था तो हम भी अमीर हो सकते हैं। इसी छलावे में रखते रहिए। हिमांशु जी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ भी हो अपने देश में, अगर हमें जानने समझने और ठहरने की जरूरत है। श्रवण जी ने क्या कहा कि उससे बुरी स्थितियां हैं, तो अच्छाई इस देश के लोगों की है, नेताओं की नहीं है। आप इस बात को समझिए। आप मेरी संजीदगी मत देखिए, इस देश के लोगों की संजीदगी देखिए, जिसके वोटों के हक और हुकूक को मारने की बात की जा रही है, जिसके हाथ में इस मोबाइल के हक में जो कुछ कह सकता है, बता सकता है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस देश में 75% लोग कृषि प्रधान होने के नाते कृषक हैं, उनको अराजक कहा जा रहा है। ये देखिए ना आप। मेरे प्रश्नों पे हम कितने लोग हैं विपक्ष में, और कितनों को बचाया इन्होंने, कितनों को रहने दिया। जो भी विरोध में खड़े होते हैं इन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उनको अपनी तरफ कर लिया और सब कुछ खत्म हो गया। अरे उनसे प्रश्न करिए ना। इंडिया गठबंधन में जो लोग खड़े होके आज भी लहरों के खिलाफ लड़ने की कोशिश में है, उनसे प्रश्न नहीं। जो इनके साथ 32-35% लोग निकल के वहां पहुंच गए और आज भी वो बहुत चंगासी कर रहे हैं, और वही लोग लोगों को डराने, अराजक होने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति, हिमांशु जी प्लीज बोलने दीजिएगा, प्लीज। छोटी हूं इस मंच में, सबसे इस डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये हिम्मत कर रही हूं बोलने की, क्योंकि जब हम बड़े होंगे 10 साल बाद ना, तो क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी को? मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो किस देश में रहेगा, इसकी चिंता मुझे है। इसलिए अध्यापिका होने के बावजूद मैं राजनीति में आई हिम्मत करके। उसके बाद भी रोज डराने की कोशिश होती है। यही पैनल में बैठे हुए लोग कहते हैं कि महिला हो इसलिए सम्मान कर रहे हैं, तो इस देश में कभी ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ महिला हो इसलिए सम्मान नहीं होता था, हमारा हक था कि हमें सम्मान मिले, इसलिए सम्मान होता था। तो इस देश में जो चीजें बदली है ना हिमांशु जी, हम सबकी एक साथ बस इतनी जरूरत है कि जो चारों पायदान है उसको मजबूत करने की कोशिश हो। एक दूसरे को काट के फेंकने की नहीं, एक दूसरे को खत्म करने की नहीं। विपक्ष भी उसी सदन में बैठ के सरकार से प्रश्न करने का काम करता है और कुछ नहीं करता है। तो स्थितियां, अगर मेरे स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं तो कहूंगी, वो बच्चे जब मुझसे रोज प्रश्न करते हैं कि मैम आप मेरी बातों को उठाती क्यों नहीं है, वो बच्चे मुझसे रोज प्रश्न करते हैं कि मैम यूपीएससी के अलावा, यूपीएससी में क्या हो रहा है सर जानते होंगे, यूपीएससी के अलावा उत्तर प्रदेश में 22 से अधिक परीक्षाएं पिछले उसने एक साल में वेट की चढ़ चुकी हैं कि इसमें नकल हो रही है। एसएससी के बच्चे दिल्ली पहुंचते हैं, किस तरह पुलिसिया उस पर लाठीचार्ज होता है, आपने देखा हुआ है। अध्यापकों किस तरह घसीटा गया, आपने देखा हुआ है। तो हमारी स्थिति पे कोई बात ही नहीं करने वाला है। हम प्रश्न खड़ा करेंगे तो सीधे हम पे कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस देश का भविष्य, जो सच में नौकरी चाह रहा है, जिसको सच में चाहिए कि वो काम को कर सके, उसको दीजिए ना, पूछिए इनसे, इनको विमर्श करिए। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अब माफी के साथ रोकूंगा, मैंने पर्याप्त मौका दिया, लेकिन सवाल तो आपसे होंगे और शांति प्रकाश जी के पास होंगे, तब उनसे भी सवाल होंगे। आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमसे सवाल मत पूछिए, बस शांति प्रकाश जी से पूछिए। आप वाकई देश बदलना चाहते हैं या केवल सत्ता चाहते हैं? क्योंकि सत्ता मिलने के बाद आप कर क्या रहे? आपको सत्ता मिली राजस्थान में, वो पूरी की पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी, अभी कोर्ट का डिसीजन आया है, जानकारी है ना आपको? छत्तीसगढ़ में सरकार में आए थे आप 2018 में, क्या किए आप युवाओं के साथ में? आपका पीएससी का चेयरमैन जेल में है, पूरी की पूरी परीक्षा कटघरे में है। तो आपसे जानना यह है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो किस चरित्र का परिचय देते हैं? क्यों जनता का विश्वास जीत पाने में नाकामयाब हो जाते हैं? इसका उत्तर तो देंगे। या अभिलाषा केवल इतनी है, हम तो कुछ नहीं सुधारेंगे, लेकिन लोग सड़क पर आकर इन लोगों को हटा भर दें ताकि हमारे लिए अवसर हो जाए? तो इसका तो उत्तर आप देंगे ना सुधा जी? 100 में अगर 80% आप अच्छा कर ले जा रहे हैं और 20% वो खराब करने पे लगे हुए हैं, तो दिखता है कि आप काम करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि जो भी गलती कर रहा हो, जो भी करप्शन में हो, उसके लिए ऐसा दंड विधान बनाए जाए, ऐसे दंड विधान हो कि सामने वाला अगला उस पर गलती करने की कोशिश ना करे। इस देश में दिक्कत इस बात की है कि जब बचाने के नियम पहले बनते हैं और बंदी होने के नियम बाद में, दिक्कत इस बात की है। मैंने सीधे बोला कि मैं एक पार्टी की बात नहीं, मैंने सरकारों की बात की थी, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो। केंद्र में बैठी हुई सरकार एक नियम लेके आए कि जब कोई एग्जाम पेपर कोई लीक होता है, सजाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, करोड़ों के उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कौन पकड़ा गया है आज तक?
और केंद्र सरकार के साथ जो ठेके पे बैठे हुए लोग हैं, आउटसोर्सिंग कराने वाले लोग, जिनको ठेका मिला हुआ परीक्षा करवाना जानते नहीं है, उनसे पूछिए ना प्रश्न। मैं चाहती हूँ व्यवस्था में जो लोग होंगे व्यवस्था बिगाड़ेंगे। हम 4-5 राज्यों में लेके पूरे देश की व्यवस्थाओं को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो व्यवस्था बनी बनाई थी उसको बिगाड़ने के सारे काम जिस तरह 11 वर्षों में किए गए, उसके पहले भी इनकी सरकार थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि गलती करेगा जो काम करेगा, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? या तो सब कुछ बेच के सिर्फ अपने स्वार्थ। आप बताइए किसी भी देश में कोई पार्टी जो अचानक से आई हो और उसके पास हर शहर में 5 स्टार ऑफिस बन गया हो, कहां से आया? कोई पूछे? हमारे पास तो नहीं है, कोई पूछे ना इनसे प्रश्न नहीं। इनके सारे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं? मेरे घर आइए, आपको मेरी सैलरी के अलावा, वो भी सैलरी क्योंकि नौकरी सरकार ने नौकरी हटा दिया, हमारी नौकरी की जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की नौकरियां थी खत्म कर दी गई, हमारे पास तो नहीं है। आइए जांच करिए, मैं तो बोलती हूँ, तैयार रहती हूँ कि आइए जांच करिए। पैसे उनके पास है जो सरकार के साथ कंधे पे कंधा मिला के उनकी व्यवस्थाओं में आउटसोर्सिंग और ठेके पे काम करने को तैयार है। हम तो आवाज उठा रहे हैं, आवाज बंद करने की कोशिश। मैं तो कहती हूँ जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी किसी भी राज्य में कोई भी खामियां नहीं हो सकती, करे ना। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी 5 स्टार लाइफ स्टाइल को दिखा के इस देश के हर उस व्यवस्था को बदल देना है जिससे जनता का लाभ हो रहा है। आप इतने गंभीर आरोप लगा रही, जनता भरोसा क्यों नहीं करती? फिर चुनाव लगातार हो रहे हैं देश में, आप लगातार हार रहे हैं। अगर आपके आरोपों में इतनी संजीदगी है, इतनी सच्चाई है, आपकी मंशाओं को लेकर अगर वाकई ईमानदारी है, जनता का भरोसा क्यों नहीं आता सुधा जी? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ आज का कहाँ फायदा है। मैंने कहा ना 35% लोग भाजपा में चले गए जिन पे आरोप था। मैं तो सीधे कह रही हूँ कि वो जो 35% लोग गए हैं जाके वहां 100% बना रहे हैं, वो भी तो इसी देश के लोग थे ना, कहीं और से तो नहीं आए थे ना। इसका मतलब वो हमेशा सत्ता के साथ खड़े लोग हैं और सत्ता के साथ खड़े होकर सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। मैं वापस शांत प्रकाश जी के पास आता हूं। शांत प्रकाश जी, कुछ चेतने की जरूरत महसूस कर रहे हैं? जो कुछ भी पड़ोसी मुल्कों में हुआ है उसमें मुद्दा है भ्रष्टाचार, राजनेताओं की लाइफस्टाइल, आप ना खाएंगे ना खाने देंगे के वादे के साथ आए, और तमाम जो खाने के संदर्भ में आरोपी थे वो आपके साथ आकर आप में कैसे घुल मिल गए, इसको लेकर सवाल उठते हैं। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी? देखिए, जिस तरीके से आज अभी गर्ग साहब ने बात कही किसान मूवमेंट के लिए, मैं इनका पढ़ रहा था, पिछले 40 वर्षों से काफी सक्रिय जो है पत्रकारिता में रहे हैं, दैनिक भास्कर के साथ जुड़े रहे हैं। इनफैक्ट कि 80 साल की उम्र में ये ध्यान नहीं दे पा रहे कि ये 11 वर्ष से सरकार जो है ये क्या काम कर रही है। जिस तरीके से 11 वर्ष के काम को इन्होंने नकारा, बिल्कुल ये अपने आप में मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक बहुत बेहतर पत्रकारिता का परिणाम हो सकता है। एक तरफा विचारधारा जरूर मुझे को इनके माध्यम से ध्यान में आई। आप 3 कानून जो बने थे किसानों के लिए उसको खत्म कर दिया गया बगैर पढ़े। जिन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया उन्होंने पढ़ा तक नहीं, और उससे कितना नुकसान हो रहा है। आज जो पंजाब में किसान बाढ़ के दंश को झेल रहा है, उनको उसका लाभ मिलता, आपने उन सबके वो सुविधाएं जो है ना वो खत्म कर दी। मैं माफी चाहता हूं शांत प्रकाश जी, आज क्या हो गया आपको? आप अपनी दलीलें खोजिए। श्रवण गरी जी के संदर्भ में आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। श्रवण जी हम सबके लिए बेहद सम्माननीय है, एक तटस्थ पत्रकारिता के लिए बहुत सम्मानित नाम रहा है। आपकी जानकारी के लिए उसे आप गूगल में सर्च करके मत जानिए। जिस 3 कृषि कानून के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, क्यों अपनी सरकार कुर्बान नहीं कर दी आपने उन कृषि कानूनों के लिए? अगर वो इतने ही सच्चे थे, उन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किसने लिया? इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया। आप अपनी वादा खिलाफी के संदर्भ में याद रखते हैं? उन कृषि कानूनों की वापसी के साथ में आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के नतीजे क्या रहे? उनको अमल में कहां लाए? इसके संदर्भ में अपनी वचनबद्धता का कोई बोध है शांत प्रकाश जी आपको? इस देश के साथ वादा किया था ना आपने, किसानों के साथ वादा किया था ना। आपसे सवाल हैं वर्तमान हालात को लेकर। श्रवण जी पर या किसी अन्य पर टिप्पणी करने से वो सवाल अनदेखे नहीं हो जाएंगे। जानना यह है कि क्या पड़ोसी मुल्कों में घटित घटनाक्रम आपको सचेत करता है, आपको जागरूक करता है, क्या आत्मावलोकन के लिए बाध्य करता है? यह सवाल है शांत प्रकाश जी। उम्मीद करता हूं इस संदर्भ में आपका कोई जवाब आएगा। आप
सीधे तौर पर अपने नेता को खारिज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को कभी हमने इतना कमजोर नहीं पाया है कि वो ब्लैकमेल होकर फैसला ले लेंगे। हम तो यही मानते हैं कि उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान किया। जनभावनाएं उन कृषि कानूनों के साथ नहीं दिखी तो एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक फैसला ऐसे ही लिया जाता है। आप उसे ब्लैकमेल मान रहे हैं अपने ही नेता के फैसले को, यह हमारे लिए अचंभे की बात है। आप श्रवण जी पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं खुद ही अचंभित हूं आपकी इस दलील से, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ये बात। जी शांति प्रकाश जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मुझे इंगित करके बात कही तो बात तो सुननी पड़ेगी। नहीं बोलिए आप। जो कृषि, हाँ, और दूसरा कृषि कानून जो है, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि कुछ लोग, मैं भी किसान हूं, मिश्रा जी ने अभी कहा कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर मैं किसान हूं। मगर मैं ये जानता हूं कि हमारे यहां से कोई एक व्यक्ति भी उस आंदोलन में शामिल नहीं था। मगर ये जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिस तरीके से अराजकता मचा रहे थे, वो सही वो स्थिति थी जो आज। तो शाहरुख प्रकाश जी मुझे सीधा उत्तर दीजिए, गलत लोगों के सामने झुक गए नरेंद्र मोदी, गलत लोगों के सामने झुक गई भारत सरकार, गलत लोगों के सामने झुक गई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार? उत्तर दीजिए शांति प्रकाश जी। जब आप इतनी अपनी बात पर कायम है तो आज स्पष्टता तो आए। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यहाँ अराजकता मचा रहे थे, जो इस देश में अशांति पैदा करना चाह रहे थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार बैकफुट पे आने की आवश्यकता पड़ती है और मोदी जी ने वही स्टेप उठाया। अगर उस वक्त में हठधर्मिता रहती तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां जो है इन लोगों ने खराब करने की पूरी माहौल बनाया हुआ था वो होता। मगर उस वक्त में जो उन्होंने कदम उठाया वो इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, आवाम को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल जायज कदम था। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट को चलाया था, किसान मूवमेंट को, ठीक उसी तर्ज पर जो है इस वक्त नेपाल और जो है ना बांग्लादेश में ये मूवमेंट चल रहा है, उन्हीं लोगों ने बाद में क्या कहा, हम ये सारा पिच जो बिछाए थे वो चुनाव के लिए बिछाए थे। उसके बाद में वही आम आदमी पार्टी ने ट्रैक्टरों से जो है ना, बुलडोजरों से उस पूरे आंदोलन को सिकंदरपुर बॉर्डर से उड़ा दिया। एक किसान ने कुछ मैं वापस किशोर जी आपके पास आता हूं। क्या माने, जो भी दल सत्ता में रहे उसके खिलाफ किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आप अराजक करार दिए जाएंगे। यही लोकतंत्र की व्यवस्था है, यही लोकतंत्र है। नहीं, गर्ग जी ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी के प्रवक्ता जो बहुत सीनियर मोस्ट दिखते थे मुझे, शांति प्रकाश जी, उन्होंने कहा, लेकिन मैं बताऊं, मैं 2014 में मोदी जी की जो सीएजी की टीम थी, हाँ, उसमें किसान नेता बोल के उनके टीम में था और मोदी जी ने हमें 4 प्रॉमिस दिए थे कि मैं आमदनी कम करूंगा, लागत मूल्य कम करूंगा, आमदनी दुगनी करूंगा, किसान को वो स्वामीनाथन के मिशन का वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दूंगा। फिर क्रॉप पैटर्न के अंदर था, बाद में क्रेडिट साइकिल को रिस्टोर करने की बात थी, रिस्क मैनेजमेंट की बात थी। लेकिन मैं शांति प्रकाश जी आपको बोलता हूं कि 11 साल के बाद हमने ना तो क्रेडिट साइकिल रिस्टोर की, आपको मालूम है भारत में किसानी को लगने वाले पैसे सरकारी बैंक से केवल 20% दिए जाते, 80% सूदखोरों से दिए जाते, जो कि मोदी जी ने कहा था कि मैं 100% बैंक तुम्हारे दरवाजे आएगी। लागत मूल्य, एक मिनट रुको ना, आप है ना, आप आलोचना ही कर रहे हैं। अगर मोदी जी 11 साल के अपने अचीवमेंट गिनाते चुनाव के अंदर, तो उनको मंगलसूत्र ले जाते, टोटी ले जाते, ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं मोदी जी से आहत हूं क्योंकि हमने कांग्रेस के खिलाफ सब कुछ कर मोदी जी के लिए रात दिन एक किया था, लेकिन वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने में, भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने में और संसाधनों का एकत्रीकरण करने के या प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब गलत हुआ। मोदी जी के जो आदर्श थे वो अब हमें नजर नहीं आते। वो अब नजर नहीं आते, किशोर जी का ये कहना है। लेकिन मेरे पास समय हो रहा है खत्म, मुझे आखिरी टिप्पणी श्रवण जी की लेनी है।
श्रवण जी, कुल मिलाकर मैं आखिरी मुकाम पर आपसे समाज के लिए टिप्पणी चाहता हूं। नेपाल हमारे लिए प्रेरणा का विषय होना चाहिए, बांग्लादेश हमारे लिए अनुसरण का विषय होना चाहिए, या ये दोनों अनुभव श्रीलंका को भी जोड़ लें तो ये हमारे लिए केवल और केवल इस बात को सचेत रहने के लिए होना चाहिए, वहां हो गया पर हमें अपने यहां नहीं होने देना चाहिए। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी या हम सबकी जिम्मेदारी? नहीं, जिम्मेदारी सब लोगों की है, पर इसमें नेतृत्व सरकार को करना पड़ेगा हिमांशु जी। और सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन अभी दिख नहीं रहा है। जिस तरह के ओवरचर्स आना चाहिए, जिस तरह की बातचीत आना चाहिए, आप तो बहुत विद्वान संपादक हैं, समझदार हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की लखनऊ यात्रा, यूपी यात्रा को लेकर विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, आप जरा देखिए। आप घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, उनको कैद कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं, वो हम सब लोगों की भूमिका उसमें है कि हम उसको नेपाल नहीं बनने दें। पर अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश है, तो बड़ा दिल और उदारता तो प्रधानमंत्री को दिखाना पड़ेगी ना, कि वो विपक्ष में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करें, छात्रों में करें, जनता में करें कि नहीं, और कोई इस तरह का ओवरचर तो प्रकट हो कि नहीं, हमको भी लगता है कि भाई ये जो हो रहा है नेपाल में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो हुआ वो गलत है और हम उसके लिए करेक्शन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है हिमांशु जी कि नहीं लगता कि कोई एक दो अपवादों को छोड़ दें, तो किसी और ने, राहुल गांधी ने कुछ कहा हो, शरद पवार ने कुछ कहा हो, उद्धव ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो, कोई कहेगा भी नहीं, ये सेंसिटिव लोग हैं। पर इनिशिएटिव आना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से। नेपाल के मामले में आपको मैं एक चीज बताऊं जी, कि ओली साहब का जो ताजा बयान है उसमें भारत पर आरोप लगाया है कि उनके यहाँ जो घटनाएं हुई उसके लिए भारत जिम्मेदार है। अब आप क्या कहेंगे? और वो ये कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए जो कदम उठाए, काला पानी को लेकर या और चीजों को लेकर, जो भारत ने अपने नक्शे में दिखा दिया था, उसके कारण भारत ने ये किया। अब आप सोचिए कि वो सत्ता में नहीं है पर नेपाल की पूरी 3 करोड़ की आबादी को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि पूरे के पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले, बातचीत करे, नेपाल के बारे में करे? ना उन्होंने श्रीलंका के बारे में कभी की, न बांग्लादेश के बारे में की, न नेपाल के बारे में करना चाहते। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बातचीत के नतीजे में पहुंचे, श्रवण जी माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा समय हो गया समाप्त, मुझे इसे समाप्त करना है। तो बातचीत का निष्कर्ष ये बताता है कि पड़ोसी मुल्कों में जो कुछ भी घटित हुआ है उसको हमें संजीदगी से लेने की जरूरत है, न कि अनदेखा करने की। विपक्ष को इसके संदर्भ में चेताना चाहिए, उसके बयानों से ऐसी अभिलाषा नहीं झलकनी चाहिए कि ऐसा कुछ भारत में भी हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई असंतोष है, कहीं कोई मत भिन्नता है, तो वो संवाद के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से समाधान की ओर पहुंचना चाहिए। वर्ग भेद घटना चाहिए और लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए। और जो सरकार में है उसकी इस संदर्भ में भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो सरकार को इन घटनाओं से सबक लेते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाना जरूरी है उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी सिफारिशों को अनदेखा करना चाहिए जिसमें सोशल मीडिया के प्रतिबंध के माध्यम से समाधान खोजे जाए। बिल्ली अगर आ रही हो तो कबूतर के आंख बंद करने से संकट टल नहीं जाता, पुरानी कहावत है। इस कहावत को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। प्रणाम।